प्रदेश में पिछले 4 दिनों से बीजेपी दल बदल से जूझ रही है। इन 4 दिनों में बीजेपी सरकार के 3 मंत्रियों समेत 11 विधायकों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। 3 मंत्री, साथ में 11 विधायक। सिर्फ आज के दिन 2 विधायकों और 1 मंत्री ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 8 पिछड़े और दलित विधायक पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। बीजेपी में इस बगावत के बीच एक और अहम खबर यह आई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार प्रभु राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ने वाले हैं। आज दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 172 सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने दी। सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से लड़ना लगभग तय है। तो अयोध्या से चुनाव लड़कर क्या संकेत देने वाले हैं योगी? क्या अयोध्या है अखिलेश की तरफ से जाति के जोड़ का तोड़? क्या हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी ओबीसी विधायकों की नाराजगी दूर करेगी? आज एबीपी न्यूज के महा ओपिनियन पोल में हम यही सवाल पूछ रहे हैं जनता से और उसका जवाब भी हमारे पास आ चुका है। और इसीलिए शुरू करते हैं इस सबसे महत्वपूर्ण सवाल के जवाब का सिलसिला। और पहले सवाल के लिए इसीलिए मैं रुक करूंगी मेरी सहयोगी रोमाना का, जो मौजूद है ये बताने के लिए कि जनता की राय क्या है। रोमाना। शुक्रिया रूपिका। तो जनता की राय आखिर क्या है? योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो क्या बीजेपी को फायदा होगा? और ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके की भगदड़ बीजेपी में मची हुई है, ऐसे में जाति की काट के लिए हिंदुत्व को धार देना और उसके लिए धर्म नगरी अयोध्या, और ये आंकड़ा आपके सामने है, 56% लोगों का मानना है हाँ, अगर योगी आदित्यनाथ प्रभु राम की नगरी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो फिर बीजेपी को फायदा होगा कहने वाले 56% लोग हैं। ना में जवाब 31% लोग दे रहे हैं और 13% कह रहे हैं पता नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है ये 56% का आंकड़ा, जो ये मान रहा है कि यही एक तरीका है डैमेज कंट्रोल करने का, यही एक तरीका है जाति की काट लेकर आने का कि हिंदुत्व को धार दी जाए, और उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प यही कि अयोध्या नगरी से योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में उतरे बतौर उम्मीदवार। रूपिका 6%, 31%, 56, 31 और रोमाना ये बता रही है। और मौजूद कहां है? आप देख रहे हैं पीछे उनके अयोध्या की वो नगरी साफ तौर पर नजर आ रही है। और क्या इसी को मास्टर स्ट्रोक की तरह बीजेपी इस्तेमाल करने वाली है? आगे कुछ और सवाल है जिनका जवाब रोमाना आपके सामने रखने वाली है। लेकिन यूपी में 3 दिन में ओबीसी के 3 मंत्रियों ने योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाने वाले नेताओं को बीजेपी ने जवाब दे दिया है। बीजेपी यूपी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय ओबीसी आयोग 7 दशक तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने लटकाए रखा। हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। पोस्टर में यह भी कहा गया कि मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज से 27 सदस्य मंत्री हैं, जबकि योगी सरकार में ओबीसी समाज से 23 सदस्य मंत्री है। ये अब से कुछ देर पहले भाजपा सरकार ने रखा पिछड़े वर्ग का सम्मान, मान सम्मान। ऐसा ही एक पोस्टर जगह जगह बांटा जा रहा है, चस्पा किया जा रहा है। सारे खास मेरे सहयोगी और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट्स और राजनीतिक मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पंकज झा मेरे सहयोगी इस वक्त दिख रहे हैं आपको, प्रदीप सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त दिख रहे हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शांतनु गुप्ता जी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पंकज श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के, और अवनीजेश अवस्थी जी प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर बता दूं, अभी जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं या जिस सवाल के जवाब को तलाशने वाले हैं, वो सवाल ये है कि क्या ये जो कुनबा बनाया जा रहा है पिछड़ा, दलित और ओबीसी वाला, जो ये कुनबा समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयार हो रहा है, इसका तोड़ और इसकी काट अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का चुनाव लड़ना है। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे। नहीं, देखिए, हिंदुत्व की बात करें या अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात करें योगी जी के, तो हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी ने कभी छोड़ा नहीं। बीजेपी की लगातार कोशिश रही है कि मंडल को के प्रभाव को कम करना है तो कमंडल के प्रभाव को बढ़ाना। तो इसलिए बीजेपी ने, आप देखें तो पिछले 7-8 सालों में मंडल और कमंडल को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया है। सामाजिक समीकरण भी बनाया, हिंदुत्व का एजेंडा भी चलाया।
इन दोनों में से किसी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जो आपको भगदड़ दिखाई दे रही है, ये सब लोग 2017 की बाढ़ में आए हुए लोग। ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी ने जो सामाजिक समीकरण बनाया था, जो जीत हासिल की 2014 के लोकसभा चुनाव में, उनमें से उस समय इनमें से कोई नहीं था। तब भी बीजेपी जीती थी, तब ये सब बीजेपी के खिलाफ थे। उसके बावजूद 80 में से 73 सीटें एलआई के साथ जो है बीजेपी जीती थी। तो बीजेपी का सामाजिक समीकरण इतना कमजोर नहीं है कि बाहर से आए कुछ लोगों के जाने की वजह से टूट जाएगा। पर एक परसेप्शन तो लेकिन प्रदीप जी होता है ना, ऑप्टिक्स की दृष्टि से और वैसे भी ये नुकसान नजर आता है बीजेपी। हाँ हाँ, वही बात आप कह भी रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, ये निश्चित रूप से एक सेटबैक है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये लोग चुनाव के समय छोड़ सकते हैं पार्टी। ये अंदाजा था पार्टी को, लेकिन कोई तैयारी नहीं। एक बढ़िया उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो। एक बढ़िया स्पिन आपकी तरफ से जो मिला है, उसी स्पिन को जो है मैं डॉक्टर कश्यप के पास पहुंचा रही हूँ। डॉक्टर कश्यप, तो ये झटका है बीजेपी के लिए, लेकिन वो जीत वाला प्लान लटका नहीं है इससे। जी रुचका जी, झटके पे झटका है। बिना ब्रेकिंग के ब्रेकिंग न्यूज चल रही है लगातार हर घंटे पे ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी बेहोश है और माननीय अखिलेश यादव जी जो रणनीति है, उस रणनीति के आगे बीजेपी चारों खाने चित हो गई है। बीजेपी की तंत्र मंत्र जितनी एलआई इंटेलिजेंस सब फेल हो गई। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो रणनीति बनाई है। पंकज के पास वो ब्रेकिंग न्यूज है, कैसरगंज से मुकुट बिहारी शर्मा के जो पार्टी छोड़ने की खबर आ रही थी वर्मा की, वो खत्म हो गई है। यूपी के मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का इस्तीफे से इनकार। उन्होंने ये कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। पंकज, पता है जी हाँ, मुकुट बिहारी वर्मा ने अभी अपना एक वीडियो बयान जारी किया है। जी बात जारी रखिए। मुझे बोलना है। जी मैं ये कह रहा था ना कि मुकुट बिहारी वर्मा जो हैं वो संघ की पृष्ठभूमि के हैं और पुराने भाजपाई हैं वो, और उनका एक वीडियो बयान आया कि उनके बारे में जो इस तरह की खबरें आ रही है कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वो कहे कि मैं बीजेपी में ही रहूंगा और बीजेपी में ही मरूंगा। अब यहाँ मैं दो किरदारों का जिक्र करना चाहूँगा। रूबिका, 1 मिनट 30 सेकंड का समय लूंगा। भदोही से जो विधायक थे रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, उनके बारे में भी ऐसी बात आ रही थी, उन्होंने खंडन किया। फिर आज जो धर्म सिंह सैनी गए हैं, वो अब से 48 घंटे पहले उन्होंने भी एक वीडियो बयान जारी किया था और कहा था कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बीजेपी में ही रहेंगे। और आज वो चले गए अखिलेश यादव के पास और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। तो मैंने आज की तारीख में कौन कहाँ जा रहा है कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता कि वीडियो बयान उन्होंने जारी कर दिया। इस बात की भी संभावना हो सकती है कि वो पाला बदल भी सकते हैं। मैं आपको ये बात बताऊँ, मतलब धर्म सिंह सैनी की तरह ना। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो इसी तरीके से आए थे। उन्होंने भी स्क्रीन पर ऐसे ही कहा था कि मैं कद्दावर सिपाही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन आखिर हुआ क्या, समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया। लेकिन अब खबर आ रही है, अब इस खबर की पुष्टि तो डॉक्टर कश्यप आप ही कर सकते हैं, इलाज भी आप ही कर सकते हैं। देखिए रुबिका जी, ये सब रणनीति का हिस्सा है। अब क्या रणनीति चल रही, वो तो जो चीज सामने आ जाए वही दिखाई पड़ेगी। हाँ, तो फोटो सामने आ जाएगा। मैंने कहा आजकल आप लोग फोटो भी बड़े खींच रहे हैं, सिर्फ खिलाड़ी कहाँ खींच रहे हैं, आप तो फोटो भी खींच रहे हैं। नहीं, देखिए रुबिका जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो रणनीति बनाई, वास्तव में मानना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी बीजेपी अपने को बहुत बड़ा रणनीतिकार बताती थी, उनकी सारी रणनीति फेल हो गई। और जो माननीय अखिलेश यादव जी लगातार आप देख रहे हैं तांता लगा है ज्वाइन करने का, और वो इसलिए है क्योंकि बीजेपी की जब सरकार चल रही थी, और पंकज जी जानते हैं अल्पमत में आ गई थी सरकार, इनको बीच में ही सदन रुकवाना पड़ा था। अपने विधायकों को मैंने, जब सरकार और विधायक इनके इतना नाराज है, तो जनता की नाराजगी का आप अंदाजा नहीं लगा सकती। ये अभी डॉक्टर साहब इसको ऐसे भी तो, डॉक्टर साहब इसको ऐसे भी तो लिया जा सकता है, जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि ये वो वाले तमाम लोग हैं, आप ये तो वो तमाम लोग हैं जिनके आने से वेलकम वाली स्थिति होती है, लेकिन जिनके जाने से भीड़ कम भी होती है। यही एटीट्यूड इस वक्त बीजेपी का है। आप आए तो बहुत बढ़िया, हमारा कुनबा बढ़ेगा, आप नहीं आए तो हमें इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तो वैसे ही आपका टिकट बदल रहे थे।
नहीं, ऐसा नहीं। बीजेपी ने तो विधायकों के यहाँ इंस्पेक्टर लगा रखे हैं, पुलिस लगा रखी है, अपने विधायकों को कप्तान लगाए रखे हैं, और तब भी रोकने से नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि जनता एकदम से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी हो गई। और ये तो बीजेपी के लिए कहने के लिए अरे विधायकों को जनता थोड़ी कहते हैं सर, ये तो विधायक आपके साथ आ रहे हैं ना। जनता तो अब ये तो अपने को 10 तारीख के बाद पता चलेगा। शांतनु जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी इन बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। कि उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। बीजेपी में नाकामी है। देखिए डॉक्टर कश्यप, मैं आपकी किसी बात से इत्तेफाक रखूं ना रखूं, लेकिन इस बात से पक्का इत्तेफाक रखती हूं कि स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव ने गजब की बनाई है। मतलब ये जब तक रैलियों पर रोक लगी रहेगी तब तक हम मंत्रियों का, विधायकों का रैला लगाए रखेंगे, घर पर एक के बाद एक आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। शांतनु जी, ये भी एक बढ़िया स्ट्रैटेजी कहलाती है परसेप्शन और नैरेटिव बिल्डिंग में। मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जब भी कोई नेता किसी पार्टी से छोड़ के जाता है तो वो एक धक्का तो है ही पार्टी के लिए, उससे मैं इंकार नहीं करूंगा, जैसा प्रदीप जी ने कहा। देखिए, आपके जो सर्वे चल रहे हैं, मैं अधिकतर में आपके जितने भी ओपिनियन पोल्स रहे हैं उसमें आपके साथ, पंकज भाई के साथ रहा हूँ। आपने दिखाया कि हर रीजन में 6 से 8% का डिफरेंस है सपा और बसपा को लेके, सॉरी सपा और भाजपा में। अब आप एक कोई नेता ले आते हैं जिनका खुद का जनाधार 0.02, 0.3 है, तो आप सब मिला के शायद 0.05, 0.05% वोट ऐड कर लेंगे। तो जो आप 31 जहां दिखा रही थी, तो आप अगली बार शायद 31.5 दिखा दें आप, लेकिन उससे आप सीट कन्वर्ट करके भाजपा को चुनाव हरवा देंगे। मेरे ख्याल से एक मैसेजिंग है, एक माइंड गेम है। जैसे कोई क्रिकेट का मैच होता है, एशेज सीरीज होती है, ये तो 2 टीमों के बीच में एक माइंड गेम होता है। ये माइंड गेम से ज्यादा कुछ नहीं है, एक सिग्नलिंग है, लेकिन ये टैक्टिकल है। जो स्ट्रेटेजी थी, जो लोग वोटर ने दिमाग बनाना था, वो दिमाग वोटर बना चुका है। उसमें शायद 0.05 इधर हो जाए, 0.05 बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है शांतनु जी? ये एक बड़ा सवाल है। इस मामले में तो हमेशा से अगवा रही है, बंगाल में साफ तौर पर ये चीजें दिखाई दे रही थी, यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा है? बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है ये काम जो इस वक्त अखिलेश यादव कर रहे हैं? मेरे ख्याल से, जो अगर मेरी जानकारी सही है, तो 3-4 एमएलए कल ज्वाइन करे। एक एक्स एमएलए था, एक तो परिवार के हैं, उनके समधी हैं मुलायम सिंह यादव के, वो ज्वाइन करे, कांग्रेस के एमएलए ज्वाइन करे, वो ठीक है। मैं जैसे फिर कह रहा हूँ कि ये केवल इस समय माइंड गेम है, इससे चुनाव का बड़ा आधार चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं है, समय थोड़ा 15 तारीख तो सबके पास है, रैली नहीं कर पा रहे हैं, तो एक माइंड गेम उन्होंने सोचा हुआ था। देखिए, ये वो नेता हैं जो अधिकतर बाहर की पार्टी से आए हैं। इनके तीनों के रेजिग्नेशन लेटर ऑलमोस्ट सेम है। इन पे लिखा है कि इनको भाजपा एंटी दलित लगती है, एंटी फार्मर लगती है। 2017 में इनको ऐसा नहीं लगा जब इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 18, 19, 20, 21 में इनको ऐसा नहीं लगा। 22 की जनवरी की पहले हफ्ते में इनको ऐसा नहीं लगा। 4 दिन पहले इलेक्शन कमेटी की मीटिंग चल रही है दिल्ली में बीजेपी की, और यहाँ पर रेजिग्नेशन हो रहे हैं। तो साफ पता लग रहा है आपके टिकट नहीं हो रहे हैं। आपने कहा कि मेरे परिवार से 10 मुझे टिकट चाहिए, भाजपा ने कहा नहीं 3 दूंगी, यहाँ पे डील नहीं हो पाई, तो वो डील क्रैक करने को और चले गए। अगर ये देखिए, मैं इनमें से सबने राजभर जी को फिर भी ठीक मानता हूँ, वो 2.5-3 साल पहले छोड़ के चले गए। वो मानता है कि 1-1.5 साल में आपने भाजपा को भांप लिया, मेरी नहीं पट पाएगी यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। लेकिन आप 5 साल कैबिनेट मंत्री रहने के बाद जब टिकट बंट रहे हैं दिल्ली में, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है, उस मूवमेंट पे आप छोड़ रहे हैं, और एक जैसी भाषा लिखकर, तीनों ने भाषा भी नहीं बदली, तीनों रेजिग्नेशन में भाषा भी सेम लिखी है, एक जैसी भाषा, मतलब स्क्रिप्टेड है। हाँ, लेकिन उसमें से एक जो थी वो रविंद्रनाथ जी की थी, और उसके बाद उन्होंने खंडन कर दिया था कि ये झूठी खबरें चल रही है, और बाकायदा जिस पत्रकार ने ये ट्वीट किया था उसके खिलाफ केस का जो है वो आगे बढ़ा जाए, केस खिलाफ दर्ज किया जाए, ये सब चीज़ें भी बड़ी ट्विटर पर चली है। लेकिन बहरहाल पंकज जी भी हमारे साथ जुड़ा, एक तो हमारे वाले पंकज जी हैं और एक कांग्रेस वाले पंकज जी, ठीक है? तो या तो मैं आपको झा साहब कहूंगी और श्रीवास्तव साहब तो आपस में आप समझ लीजिएगा। तो श्रीवास्तव जी, रुख आपका हो रहा है, और सवाल ये है कि आपने एक अलग ही लेवल अपनाया, एक अलग ही ट्रैक पर आप लोग गए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आप आपस में यहाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कर रहे हैं, और असल खेला और रेला तो 2 अलग अलग पार्टियों में हो रहा है। रूबिका, पहले तो ये बता दूं कि मैं और पंकज साथ काम कर चुके हैं, तो कंफ्यूजन का क्या लेवल रहा होगा आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल असली बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे कैंपेन लेकर आ रहे हैं, और हम वाकई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते कि कौन किस पार्टी में जा रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति का रसायन बदला जाए, एक नई शुरुआत किया जाए, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में
महिलाओं का जो एक पूरा जो हक बनता है, जो उन्हें लंबे समय से लंबित है, उसको केंद्र में लाया जाए, उस पर बात किया जाए। आधी आबादी के लिए पूरा आकाश कैसे खोला जाए, ये एक कोशिश उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे जिम्मेदार पार्टी रही, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी रही, और अब आधी आबादी की आजादी के लिए भी उसने एक नई जंग छेड़ दी है। और बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश उसका एक रंगमंच बना हुआ है। आज आपने देखा होगा जो हमारी लिस्ट आई है पहली 125, जिसमें 50 महिलाएं हैं, और वो महिलाएं उनमें बड़ी तादाद ऐसी महिलाओं की है जो किसी न किसी संघर्ष की प्रतीक रही हैं। एक उन्नाव में आप जानते हैं जो रेप पीड़िता रही है, उनकी माताजी को टिकट दिया गया है। ऐसे ही जो जिनके साथ पिछले निकाय चुनाव में जिनको सरे बाजार जिनकी साड़ी खींची गई, उनको टिकट दिया गया है। ऐसे तमाम लोग जो अलग अलग इलाकों में संघर्ष करते रहे हैं। देखिए पंकज जी, इसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं, प्रियंका गांधी बधाई की पात्र है। मैं एक महिला होने के नाते इस बात के लिए अक्सर हम लोग डिबेट्स करती रही, अक्सर इस बात पर सवाल सारे नेताओं से पूछते रहे, और जवाब में आता था विनेबिलिटी फैक्टर को हम ध्यान रखते हैं। मुझे नहीं पता कि आपने जिन लोगों को टिकट दिया उसमें विनेबिलिटी फैक्टर कितना है, या आप ये जानते ही थे कि हारा हुआ मैदान है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नया करना है, तो इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं, आपकी पार्टी भी बधाई की पात्र है, और प्रियंका गांधी भी। लेकिन मामला अब यहां पर आ गया, उत्तर प्रदेश में जीतेगा कौन? और जीत इस वक्त साफ तौर पर वो दो पार्टियां इस पर हक जमाने की ज्यादा कोशिश कर रही है, एक जाति के आधार पर और दूसरे हिंदुत्व के आधार पर। जो अगला सवाल हमने इससे जुड़ा हुआ पूछा, उसका जवाब क्या आया, ये रुमाना मेरी सहयोगी बताएंगी। बिल्कुल, देखिए डेटा सेंटर में अब हम तैयार हैं आपको सवाल का जवाब देने के लिए कि आखिरकार क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कौन जीतेगा। और ये सवाल का जवाब आपको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में नैरेटिव एक नहीं तो एक वो नैरेटिव जो नेताओं की वजह से बन रहा है, जो इस्तीफे दे रहे हैं, जो दल बदल रहे हैं, और दूसरी ये तस्वीर, वो जिस तरीके से सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरीके से ये दूसरा पहलू है जो जमीन से निकल कर आया है, सी वोटर के आंकड़े में आया है। और इसमें देखिए आप, कौन जीतेगा उत्तर प्रदेश? बीजेपी। 23 दिसंबर को बीजेपी जीतेगी कहने वाले 48% थे, और इस वक्त ये आंकड़ा बढ़कर 50% पर पहुंच चुका है। 23 दिसंबर के मुकाबले आज की तारीख में इसमें 2% का इजाफा हो गया है। समाजवादी पार्टी को लेकर परसेप्शन 31% लोगों का था 23 दिसंबर को कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतेगी, लेकिन आज की तारीख में इसमें 2% की गिरावट, 28% लोग आज की तारीख में मान रहे हैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकती है, समाजवादी पार्टी जीत सकती है। वहीं बीएसपी का आंकड़ा आप देख रहे हैं, उसमें 23 दिसंबर के मुकाबले 2% का इजाफा जरूर है, 9% पर है, लेकिन मुख्य मुकाबला जिस तरीके से अभी रूबिका कह रही थी ना कि वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, तो वाकई में मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। लेकिन जो नैरेटिव है वो जिस तरीके से एक तरफ इस्तीफों को लेकर, नेताओं के दल बदल को लेकर अगर समाजवादी पार्टी के पाले में जाता हुआ दिख रहा है, तो वहीं सी वोटर का आंकड़ा ये कह रहा है कि जमीन पर अगर लोगों से ये सवाल पूछा जाए क्या लगता है उत्तर प्रदेश कौन जीतेगा, तो इसमें बाजी बीजेपी मार रही है। बीजेपी जीतेगी उत्तर प्रदेश कहने वालों का आंकड़ा इस वक्त 50% पर पहुंच गया है। रूबिका, इस वक्त ये बड़ी खबर है, क्या लगता है यूपी में कौन जीतेगा? रुमाना ने आपके सामने वो आंकड़ा खोला, और फिर बता दूं, रुमाना लगातार हर रोज 6 बजे इन्हीं आंकड़ों के साथ जो है देश की जनता के सामने आती हैं। और आज ये आंकड़ा देखिए कहां पर पहुंच गया। अवनीश अवस्थी, प्रदीप जी एक सेकंड रुक कर रही हूं आपका, लेकिन अवनीश अवस्थी, वो जो शुरुआत हुई थी कि कहीं ना कहीं लग रहा है बड़ा तगड़ा मामला रहने वाला है, बहुत तगड़ा मुकाबला रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तस्वीर क्लियर हो रही है। 50% ये कहते हैं कि यूपी में कोई जीतेगा तो बीजेपी, 50%, लेकिन 50% अलग भी हैं। रूबिका जी, मैं आपको आपके इन आंकड़ों का एक विश्लेषण भी दे देता हूं। प्रदीप जी ने सही कहा कि ये 2017 में जो लोग आए थे वो 2014 की केंद्र में सरकार बनने के बाद बाढ़ में आए हुए थे, और लगभग वही लोग निकले हैं। उससे बीजेपी का कैडर, बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत खुश नहीं था, और अब बीजेपी का कैडर और कार्यकर्ता उस तन मन धन से लगेगा जिसका जो अभूतपूर्व होगा। इसलिए एक बात, इस विश्लेषण का एक अर्थ यह है। दूसरा अर्थ यह है कि अब जो लोग कहते थे विकास पर बात करेंगे, अब सारा परसेप्शन जाति पर, पिछड़ों पर, उस पर आकर अटक गया। विकास पर कोई बात नहीं कर रहा, नैरेटिव ही नहीं बन पा रहा। कोई तमाम चैनल सिर्फ ये किसने इस्तीफा दिया और वो किस जाति का है और वो उस जाति के साथ खड़े हुए हैं लोग, इस पर आकर के सारा टिक गया है। लेकिन क्या जनता
बात महत्वपूर्ण ये है रुबिका कि जिस जनता ने जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भोगी थी वो आज की स्थिति में है। जिन लोगों को मकान मिले हैं, जिन गरीबों को, उनके लिए कौन सच है? वो लोग जिन्होंने दंगों का दंश झेला था उन लोगों के सामने ये सच्चाई है कि वादे विकास पर होते हैं, मैनिफेस्टो विकास के बनते हैं, नेता रैलियां जो हैं वो विकास वाली बातों के इर्द गिर्द करते हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है और खासकर उत्तर प्रदेश में देखा गया है जाति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि देश का सबसे बड़ा सूबा है। और इसीलिए प्रदीप जी ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, एक कुर्मी या किसी और दलित या गैर दलित जाति से ताल्लुक रखने वाले, कुशवाहा है, कोई भी है, उन लोगों से जब आप पूछेंगे तो एक महत्वपूर्ण सवाल ये हो सकता है कि आप हिंदू पहले हैं कि फला जाति पहले हैं। और अगर वो हिंदू पहले होता है तो फिर ये कार्ड तो काम आ जाएगा। अयोध्या में योगी का लड़ना और हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ना, वो हिंदू पहले है उत्तर प्रदेश की जनता का हर एक बाशिंदा, या फिर जाति उसकी पहले है? उसमें एक तीसरा आयाम भी आ गया है रुककर, और वो है सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की जो है वो जो उनकी संख्या है, जो उनका वर्ग है, वो जाति से ऊपर जाता है। वो हिंदू पहले न भी हो तो जो लाभार्थी हैं वो अपनी जाति से ज्यादा महत्व इस बात को दे रहे हैं कि उनको जो लाभ मिला है सरकार की योजनाओं का, जो मुफ्त राशन मिला है, तमाम योजनाएं हैं, उनका सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जो पहले बात कहना चाह रहा था कि बीजेपी की समस्या एमएसपी है। हम लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान इसके बारे में सुना, उसको बीजेपी अभी तक हल नहीं कर पाई। ये पॉलिटिकल एमएसपी है। ये जो बाहर से लोग आए थे और जो आते हैं, जो 2017 में आए, उन्होंने कहा 2017 की फसल की एमएसपी हमारी ये है कि हमको टिकट दो, मंत्री बनाओ। बीजेपी ने कहा ठीक है, वो आ गए, टिकट मिला, मंत्री बन गए। अब वो कह रहे हैं 2022 की फसल आ रही है, एमएसपी बढ़ाओ, तो हमारे 4 और लोगों को टिकट दो परिवार के। बीजेपी ने कहा कि एक को दे देंगे, बाकी को नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, नमस्ते, हमको जहां एमएसपी ज्यादा मिलेगी हम वहां जाएंगे। तो समस्या ये सभी पार्टियों के लिए है। ये आप याद कीजिए बंगाल का चुनाव, इसी तरह इससे ज्यादा बड़ा माहौल था बीजेपी में, तृणमूल छोड़ कर लोग आ रहे थे। नहीं, तो ये नैरेटिव से और इससे जो है चुनाव नहीं जीते जाते। इस लिहाज से बीजेपी सरकारी मंडी हुई और समाजवादी पार्टी प्राइवेट सेक्टर। नहीं, पूरी राजनीति है मंडी। यहाँ जो मौसम विज्ञानी हैं वो अपना भाव हर चुनाव के साथ तय करते हैं, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ। अभी दारा सिंह है, आपके यहाँ एमएसपी उत्तर प्रदेश में जिसको ज्यादा मिल रही है, इसीलिए ये सब तोड़ के अपने आप को इस कुनबे से आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं रुकूं कुछ देर के लिए, आगे इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। हुंकार का ये स्पेशल एडिशन जहां महा ओपिनियन पोल और वो तमाम सवाल जो आपके जहन में चल रहे हैं उसका जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं आंकड़ों के जरिए। रोमाना मेरी सहयोगी डेटा सेंटर से लगातार हमारे साथ बनी हुई है, सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगला सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है रोमाना। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं किस तरीके से सरकार में मंत्री, बीजेपी के विधायक जो बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं और ये कहते हुए जा रहे हैं कि साहब दलित, गरीब, जो वंचित हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को किस तरीके से देख रहे हैं, यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें योगी के कामकाज पर मोहर लगा रहे हैं 44% लोग, ये कहते हुए कि योगी का कामकाज अच्छा है। योगी आदित्यनाथ के कामकाज को अच्छा कहने वालों की तादाद भी आप देख सकते हैं। 21 दिसंबर जो 42% आंकड़ा था वो आज की तारीख में मतलब 13 जनवरी को बढ़कर 44% पर पहुंच गया है। औसत वही 20% पर बरकरार है। और खराब कहने वाले योगी के कामकाज को इनकी संख्या सी वोटर के सर्वे में घट रही है। 21 दिसंबर को 38% थे जो आज की तारीख में घटकर 36% पर आ गए हैं। और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये आंकड़ा जो योगी के कामकाज को अच्छा बता रहा है, जो 44% पर पहुंच गया है। और ये बिल्कुल एक तरीके से ऑपोजिट
उस नैरेटिव के जो योगी सरकार के मंत्री, बीजेपी के विधायकों के इस्तीफे से सेट हो रहा है। रूबिका, रोमाना, मेरा सवाल आपसे भी एक है, क्योंकि आप लगातार ये रोज सी वोटर और एबीपी न्यूज का सर्वे लेकर आ रही हैं। इन आंकड़ों में रोज ऊपर नीचे होता है या अचानक चुनाव के नजदीक आते ही आपको ये चेंजेस दिख रहे हैं? ये ट्रैकर है हमारा, और ट्रैकर के अगर रेंज की आप बात करें तो फिर पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि इसकी रेंज बरकरार है। 1-2% बहुत ही महीन सा ये फर्क होता है जो रोज डेली के ट्रैकर में आता है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया अभी कि 21 दिसंबर और फिर आज 13 जनवरी, तो 21 दिसंबर से लेकर आज 13 जनवरी में आप देखेंगी कि ये सीधे 2% का फासला आपको नजर आ रहा है, बढ़ोतरी आपको नजर आ रही है। हालांकि इसमें बीच में अगर आपने देखा होगा तो फिर किसी दिन डिप आता है, लेकिन रेंज कमोबेश उतनी ही बनी हुई है। जिस तरीके से पिछला सवाल जो हमने लिया था, जहां पर यह कहा जा रहा था कि साहब 50% लोग जो हैं वो साथ नजर आ रहे हैं योगी सरकार के, तो इसमें आपको यह भी तो देखना होगा ना कि ये 50% 2019 लोकसभा चुनाव, उसका वोट शेयर भी तो देखिए ना आप। वहां पर भी तो बीजेपी का जो वोट शेयर था वो करीब 50% ही था, और वही कहीं ना कहीं इस सर्वे के आंकड़ों में जो देखने के लिए मिल रहा है। रूबिका, साफ तौर पर, और रोमाना ने उसे और क्लैरिटी के साथ समझा दिया, और इसीलिए डॉक्टर कश्यप सवाल आपसे है। ये नाराजगी कहीं ना कहीं शुरुआत में दिख रही थी, लेकिन अब वो एक बार फिर से उस तरफ जाती हुई दिख रही है कि नहीं, अगर हमें फैसला लेना पड़ा तो बीजेपी के हक में होगा, मतलब ज्यादा फीसद लोग ये कह रहे हैं। डॉक्टर कश्यप। रूबिका जी, अभी जनता में सड़क पे पूछ लीजिए, गांव में पूछ लीजिए, और किसी से भी अंधे बहरे गूंगे से भी पूछ लीजिए तो कह रहा माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। ये काम पे क्या काम किया बताए ना। गैस सिलेंडर दिया, गैस नहीं, और शौचालय दिया, पानी नहीं। आप 1000 का गैस सिलेंडर भरवाएंगे, सरसों का तेल 200 रुपए में बेचेंगे, और डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर जाएगा, और कहेंगे 5 किलो अनाज लो, खुश रहो। और जो किसान के बेटे नौकरी मांगने आए, ये 20 परीक्षाएं निरस्त हुई योगी के राज में, जो पेपर लीक हो गया, एक भी भर्ती नहीं करा पाए, और ये हमारी सरकार को एक जांच की सरकार बताते थे। तो आज कलेक्टर कहाँ? हमें तो नहीं कलेक्टर कहीं निषाद का बेटा दिखाई पड़ा, कहीं मौर्य का बेटा नहीं दिखाई पड़ा, कहीं चौरसिया का बेटा नहीं है, कहीं विश्वकर्मा का नहीं है, कहीं राजभर का नहीं है, कहीं प्रजापति का नहीं है, कहीं लोधी का नहीं है। आप बताइए ना, कहीं विश्वकर्मा का नहीं है, और न बंजारे का है, न रघुवंशी का है। ये नारा देते थे, और भर्ती इन्होंने बांदा कृषि विश्वविद्यालय में की, 15 वैकेंसी थी, एक जात के 11 प्रोफेसर भर्ती कर लिए गए, और भ्रष्टाचार की तो इतनी इंतहा कर दी, मंत्री ने अपने भाई को वहां पे कुशीनगर यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में करा दिया, बर्खास्त करना पड़ा। मैं समझ गई। और एक भी भर्ती 69,000। डॉक्टर कश्यप, इसका जवाब लेते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।